हे गाइस, दिस इज श्वेता वर्मा। वेलकम टू बायोकार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। सो लेट्स स्टार्ट। द प्रोटोजोआ आर स्मॉल जनरली माइक्रोस्कोपिक एनिमल। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये हम लोग को यूजुअली माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही इसको हम लोग देख सकते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो एक तरीके की प्रोटेक्टिव कवर से कवर्ड होती है जिसको हम लोग पेलिकल नाम देते हैं। तो जो अगर आपसे कहा जाए कि पेलिकल क्या होता है तो पेलिकल जो है वो आपके प्रोटोजोआ की आउटर मोस्ट कवरिंग है जो इसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। कुछ फॉर्म्स में अगर प्रोटोजोआ के देखा जाए तो उनमें सेल्स भी पाए जाते हैं। सेल्स से मतलब है आउटर मोस्ट स्केल्टन। अगर हमारा स्केल्टन बॉडी के अंदर पाया जाता है तो हम उसको एंडोस्केल्टन कहते हैं। वहीं अगर हमारे स्केल्टन बॉडी के बाहर पाया जाता है उसे हम एक्सोस्केल्टन कहते हैं। तो ये एक तरीके से एक्सोस्केल्टन से भी कुछ इनकी स्पीसीज कवर्ड होती है जिसे हम सेल्स कहेंगे आउटर मोस्ट कवरिंग को, और कुछ में पेलिकल्स भी पाए जाता है। अगर इसकी थर्ड पॉइंट हम लोग देखें तो प्रोटोजोआ आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। अब सॉलिटरी या कॉलोनियल क्या होता है? सॉलिटरी का मतलब है अगर ये सिंगली पाए जाए, अगर ये फ्री लिविंग अगर अकेले पाए जा रहे हैं तो हम इन्हें सॉलिटरी कहेंगे। और अगर कॉलोनीज के फॉर्म में पाए जाए, मतलब कई सारे प्रोटोजोआ एक ग्रुप के फॉर्म में पाए जाए, तो उसे हम कहेंगे कि ये कॉलोनी के फॉर्म में पाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर इनके शेप की बात करें तो इनके शेप अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, या इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। इलोंगेटेड मीन्स लंबे हो सकते हैं, फ्लैटेंड मीन्स पतले हो सकते हैं, शीट लाइक। इसके अलावा अगर हम फिफ्थ पॉइंट इसका देखें तो प्रोटोजोआ में है वन और मोर न्यूक्लियाई। प्रोटोजोआ के पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकता है। तो इसमें अगर हम लोग इसका एग्जांपल अगर देखें तो पैरामेशियम में हमारे दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक होता है बड़ा साइज का न्यूक्लियस जिसे हम मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा छोटे साइज का न्यूक्लियस जिसे हम लोग माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बाद अगर हम इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स देखें, लोकोमोटरी ऑर्गन्स फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन्स मीन्स वो ऑर्गन्स जिसकी हेल्प से प्रोटोजोआ के जितने भी फाइलम में ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो मूव कर सके। तो इसके अगर हम लोग प्रोटोजोआ फाइलम में जो लोकोमोटरी ऑर्गन देखने को मिलता है वो है हमारा सीडोपोडिया, जैसे कि हम लोग को अमीबा में देखने को मिलता है। फ्लैजिला जैसा कि हमको यूग्लिना में देखने को मिलता है। इसके अलावा सीलिया हमारा पैरामेशियम में हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर छोटे छोटे है प्रेजेंट उसे हम सीलिया बोलते हैं। इसके अलावा लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम फ्लैजिला बोलते हैं। या तो लोकोमोटरी ऑर्गन इनके में प्रेजेंट होगा या ये भी हो सकता है कि इनके में लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट हो। न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो न्यूट्रिशन इनमें होलोजोइक हो सकता है, सैप्रोफिटिक हो सकता है, या पैरासिटिक भी हो सकता है। अब होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक मतलब कि अगर हम सॉलिड इंजेस्टेड पार्ट को डाइजेस्ट कर ले उसे हम कहेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स जैसे कि अगर ह्यूमन बींग्स जिस टाइप के फूड को इनटेक करते हैं उसे हम लोग होलोजोइक टाइप का फूड का न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके अलावा सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है? सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा जब हम डेड और डिके मटेरियल को कंज्यूम करते हैं तो उसे हम कहेंगे सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं वो डेड और डिके टाइप वाले मटेरियल पे भी डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए, या पैरासिटिक मोड भी अपनाते हैं। पैरासिटिक मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फायदा ले रहा है, या मीन्स आप ये भी कह सकते हो न्यूट्रिशन ले रहा है और उसके बदले में दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो डाइजेशन जो होती है इनका इंट्रासेलुलर होती है। डाइजेशन भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, वो इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर अगर डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है तो हम उसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे, और अगर यही चीज़ सेल के बाहर हो रहा है तो हम उसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहेंगे। तो ये जो इसमें जो हमारे प्रोटोजोआ फाइलम में हम जो डाइजेशन देखते हैं वो इंट्रासेलुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। इंट्रासेलुलर टाइप का डाइजेशन उनके में होता है। मीन्स इनका जो डाइजेशन होता है वो फूड वैक्यूल के अंदर होता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन प्रोटोजोआ ये सब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये पानी के अंदर रह रहे हैं, तो बॉडी के अंदर जो है जो रेस्पिरेशन है या एक्सक्रीशन है ये सब चीज़ें डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि बाहर के सराउंडिंग में जितने भी वाटर में मिले गैसेस होते हैं वो बॉडी में छोटे छोटे पोर्स के थ्रू अंदर आते हैं, और इसी के थ्रू इनको जो गैसेस चाहिए होता है वो ले लेती है, इनकी बॉडी कंज्यूम कर लेती है। या जो वेस्ट मटेरियल निकालना होता है वो बॉडी के ही होल्स के थ्रू, छोटे छोटे स्पोर्स के थ्रू ये बाहर एक्सक्रीट कर देती है। तो इसी को कहते हैं रेस्पिरेशन। इनका डिफ्यूजन के प्रोसेस होता है बॉडी सरफेस के थ्रू, एक्सक्रीशन भी इनका सेम मैनर में डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है।
नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इनमें एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को करने का। अब व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हमारे जो प्रोटोजोआ है उसकी बॉडी में जितना भी एक्सेस आपका वाटर कंज्यूम किया हुआ है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस कहा जाता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है, इनके पास जो एक स्पेशल टाइप की ऑर्गेनल्स होती है जिसको हम लोग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, उसके थ्रू ये ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी बाहर निकालने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट अगर हम इनका देखें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस थ्रू होता है, तो रिप्रोडक्शन इनमें असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से हो सकता है। असेक्सुअल में अगर हम देखें तो इनके में रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के थ्रू होता है। अब बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन जो है उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर दो इक्वल हाफ्स में बांट दिया जाए तो हम उसे कहते हैं बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन। इसके अलावा अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो इट इज अ पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें ऑर्गेनिज्म को कई भागों में स्प्लिट किया जाता है और हर इस पार्ट जो टूटा हुआ है वो एक नया पार्ट में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इसका बडिंग के थ्रू भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बडिंग में क्या होता है? बडिंग में एक छोटा सा बर्ड लाइक आउटग्रोथ निकलता है, पहले अपने पेरेंट सेल पे निकलता है, इसके बाद ये डिटैच होकर नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है। नेक्स्ट इसमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो वो गैमिट फॉर्मेशन के थ्रू भी हो सकता है, मींस मेल और फीमेल गैमिट अलग अलग बने। इसके अलावा कॉन्जुगेशन एक मेथड होता है जिसके थ्रू फाइलम प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन में ये लोग अपना एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाते हैं जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। नेक्स्ट अगर इसका पॉइंट देखें तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो मेनली टू मोड ऑफ लाइफ में सर्वाइव करते हैं। एक ये या तो हो सकता है कि प्रोटोजोआ जो हो फ्री लिविंग हो, मतलब कि कहीं पर भी फ्री लिविंग हो, और जैसे कि फ्रेश वाटर में रह रहे हो, सॉल्ट वाटर में रह रहे हो जहाँ खारा पानी हो, या डैम प्लेसेस मतलब कि जहाँ नमी वाला इलाका हो वहाँ रह सकते हैं। या ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक हमने अभी आपको बताया था कि पैरासिटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों पे अपना फायदा ले ले दूसरों से और खुद उस होस्ट वो जिसके ऊपर ये इन्फेक्शन कर रहे हैं उस होस्ट को इन्फेक्शन दे दे और अपना फायदा उस होस्ट से ले ले, तो उन्हें हम पैरासिटिक कह सकते हैं। पैरासिटिक भी दो तरीके के होते हैं, एक्टो और एंडो। एक्टो मीन्स आपका क्या होगा? अगर आप बाहर से ही किसी ऑर्गेनिज्म से अपना फायदा ले रहे हैं और उसको इन्फेक्शन पहुंचा रहे बिना उसके बॉडी के अंदर एंट्री किए हुए, तब हम उसे कहेंगे एक्टो पैरासाइट। अगर कोई पैरासाइट बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन करता है और उससे अपना फायदा लेता है, बेनिफिट लेता है, तो उसे हम कहेंगे एंडो पैरासाइट। तो जो अगर हम आप फाइलम प्रोटोजोआ में देखेंगे तो फाइलम प्रोटोजोआ में आने वाले जीव एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं। तो ये थे आपके प्रोटोजोआ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। होप सो आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। थैंक यू।